लाइफ में कभी भी कैंसर हुआ हो, अभी है या आगे आपको ऐसा लगता है कि आपके जीन्स में ऐसा है, अपफ्रंट बोलो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, उसमें टॉयलेट या किचन होगा ही। अगर नहीं है, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बोलता हूं कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। एक डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन सेक्स और अट्रैक्शन की है, और स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन भी यही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और जैसा हमारा आपका वादा चलता रहता है कि हमें नए नए तरीके के पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आने हैं, तो हमने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करे, हम एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आए, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट को लेकर आए, और इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक गेस्ट हमारे बीच मौजूद है। वास्तु, ये टर्म आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के थ्रू अपनी लाइफ में सुना ज़रूर होगा, और कहते हैं इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। बट हम इसको और एक्सप्लोर करना चाहते थे और अच्छे से जानना चाहते थे, तो हमने सोचा कि यार किसको लेकर आए जो इस पे इन डिटेल बात करे। तो हम लेकर आए हैं आचार्य पंकज गोयल जी को, जो कि इंडिया के सबसे महंगे और सबसे बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट है। तो आज इनसे जानेंगे कि वास्तु होता क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो सर, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम जैसे यंगस्टर्स को थोड़े हमारी टर्म में, हमारी आसान भाषा में थोड़ा समझाओ कि ये वास्तु चीज़ क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ पे असर डाल रही है। अगर हम इसमें बिलीव नहीं भी कर रहे, तो क्या ये हम में बिलीव करके हम पे असर डाल रही है या नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं प्रैक्टिकली इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम आज का जो यंगस्टर है ना, वो वैदिक भाषा को समझना नहीं चाहता। वो कहता है कि कोई अंग्रेज आकर मुझे कोई बात बोले और तब मैं मान जाऊंगा कि यार ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं उसी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका जो माइंड है वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले गंदी चीज़ों से। गंदी चीज़ों से। उसको परसीव कैसे करते हो आप? उन गंदी चीज़ों को परसीव कैसे करते हो? उनको परसीव वो करते हैं, कूल है, अच्छा है। हाँ, सबसे पहले आप उसको देखते हैं। तो जो गंदगी है वो आपको सबसे पहले दिखाई दी, इसका मतलब वो आपके दिमाग के अंदर गई। और क्या हम इस बात को प्रैक्टिकली मान रहे हैं कि वो हमारे दिमाग पे असर डालती होगी? चलो, अब मैं इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप बॉम्बे में रहते हैं और आपका मकान है, और उसके सामने जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं और लोग लड़ाई कर रहे हैं। सुबह भी कड़कड़, रात को भी कड़कड़, कोई दारू पी के आ गया। सो आपका दिन कैसा बीतेगा? आपने सुबह सुबह खिड़की खोली और दो लोग बहुत बढ़िया वाला लड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? लगेगा तो इट विल इम्पैक्ट योर शुरुआत तो अच्छी यही लगेगा, क्या वक्त हो रही, क्या हो रहा है। हाँ। आपको कैसा लगेगा, यार ये क्या, यार मेरा यही जीवन है क्या? मैं इसलिए पैदा हुआ क्या यहाँ पर, इन लोगों को देखने के लिए पैदा? अब आप उस बात को इमेजिनेशन करो कि बॉम्बे का सी फेसिंग हाउस है, आपने गेट खोला और देह समुद्र, कैसा लगेगा आपको? शांति, पीसफुल। आपके मन में एक बार तो आएगा कि यार मैं इसीलिए पैदा हुआ था, यार मैं ही भगवान हूँ, है ना? अब ये जो टॉपिक है, ये इन्फ्लुएंसिंग पावर है। वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वेस्टर्न कल्चर ने क्या कहा कि जो आप देखते हो वैसा आप रिसीव करते हो, इसलिए आप कहीं कुछ लिख कर लगा दो, सोचना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा। सोचना क्या है? विजुअलाइजेशन, जो आप मन की ताकत से सोचते जा रहे हो। वास्तु हमारी एक ऐसी साइंस है, उसने बोला कोई विजुअलाइजेशन नहीं है जी। आप एक काम करो, एक कमरे में बंद हो जाओ, उस कमरे को इस तरीके का सेटअप लगा दो कि आपको मजबूर हो जाए आपका दिमाग उस दिशा में सोचने के लिए। ये वास्तु है। अगर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा एक अच्छी गाड़ी, तो क्या मैं गाड़ी की फोटो लगा सकता हूं? ये वास्तु है। आप एक प्रोडक्ट को अपने सामने रख रहे हो, एक स्पेस को अपने सामने रख रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हो, और उस डायरेक्शन के अपने एक रिजल्ट्स होते हैं, उससे आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। अब मैं एक जनित में जारी एक बात बोलता हूं। आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग इस बात को देख रहे होंगे। मान के चलो, मैं एक टेंटेटिव नंबर लेता हूं, 10 लाख लोग इस वक्त मेरे को देख रहे हैं। उन 10 लाख में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इंडिया में कितने लोगों को है? इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग कैंसर केसेस ना। अब मैं अपफ्रंट ये बात बोलता हूं, आप सभी की लाइफ में किसी भी व्यक्ति को आसपास, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, लाइफ में कभी भी कैंसर हुआ हो, अभी है या आगे आपको ऐसा लगता है कि आपके जीन्स में ऐसा है, अपफ्रंट जाओ, भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ जिन लोगों को कभी कैंसर हुआ हो, अपफ्रंट बोलो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, उसमें टॉयलेट या किचन होगा ही। अगर नहीं है, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बोलता हूं कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इट इज 100% प्रूवन फैक्ट कि आपके वहां पर वो चीज है ही, और एक भी केस नहीं है जहां पर वो चीज ना हो और बंदे को प्रॉब्लम हुई हो। आप किसी सोसाइटी को पकड़ लो, आप किसी जगह पर चले जाओ, आप अपफ्रंटली अपने लाइव टेलीकास्ट में बोलो सिर्फ इतनी सी बात, ना मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मैं किसी को
अपने ऊपर यकीन कराने के लिए कह रहा हूं, ना मैं किसी धर्म के प्रति जोड़ने के लिए बात कर रहा हूं। आप किसी देश, किसी दुनिया, किसी जगह पर रहते हो जो मेरी बात को समझ पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आपने डायरेक्शंस निकाली, उस डायरेक्शन में कंपास में, आईफोन के कंपास सबसे सटीक होता है, उसमें नॉर्थ पॉइंटेड कर रहा होगा, उसके राइट में ईस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक डायरेक्शन निकलती है, नॉर्थ ईस्ट। उस डायरेक्शन में टॉयलेट होना, किचन होना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसमें अगर कुछ भी होगा, हेल्थ इश्यूज 101% पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फिर भी एक बार को बात बोलूंगा कि किसी के घर में है उसको हेल्थ इश्यूज नहीं आए होंगे, हो सकता है बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं, लेकिन जिसको हेल्थ इशू आए हैं उसके घर में तो है ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ये सिर्फ वहाँ के लिए जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, तुम्हारी वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट, वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट। मैं भी सस्ता अभी हम बता रहे थे अभी हमें, तो मैं अपने इस वर्क प्लेस की बात करने लग गया, तो फिर सर ने कहा नहीं जहाँ तुम रह रहे हो ये सिर्फ वहाँ की बात है, ये वहीं की बात, इवन वहाँ की जो तुम्हारा फ्लोर है, नॉट इवन कि तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे अगर अलग अलग है तो वो भी काउंट नहीं होगा। जो मेरा फ्लोर, जिस फ्लोर पर आकर मैं रात बिताता हूँ और जिस रात को मैं ताला लगाकर सोता हूँ जिस घर को, उतना एरिया मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी चीजों की है, लेकिन इस पर्टिकुलर विषय के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वास्तु आती कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ पढ़ा जाता है और आपने कैसे पढ़ा, कितने साल दिए आपने इसको और कैसे होता है, मतलब ये है क्या, साइंस है क्या? ये देखो, सबसे पहले वास्तु नाम की कोई साइंस नहीं है, ठीक है। वास्तु एक शब्द है जो ये कहता है ऐसा रहने योग्य स्थान जहां पर आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सको, उसको वास्तु कहते हैं। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ग्रंथ कौन सा है? विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश, मैमथम, सम्रांगण सूत्रधार, ये 3 ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ कहां से डिराइव होते हैं? अलग अलग जितने भी हमारे वेद हैं वहां से ये डिराइव होते हैं। तो पहली साइंस बनी पूरी दुनिया की जो ये बताती थी कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर जो शब्द है वो भी हमारे संस्कृत शब्द से डिराइव होकर आगे गया। शिल्प शास्त्र नाम का एक शब्द था जो सम्रांगण सूत्रधार में यूज हुआ, दैट इज नाउ आर्किटेक्चर। और एंशियंट आर्किटेक्चर इज वास्तु। तो उस एंशियंट आर्किटेक्चर की किताब जो विश्वकर्मा प्रकाश है, आराम से अवेलेबल है, चौखंबा पब्लिकेशंस उस किताब को बेचते हैं, आप लोग कहीं से भी बाय कर सकते हो, पुरानी दिल्ली में स्पेसिफिकली मिल जाती हैं। उसमें एंशियंट वे दे रखा है कि मंदिर कैसे बनाया जाना था, घर कैसे बनाया जाना था, एक राजा का घर कैसा होना चाहिए और कितना खूबसूरत होना चाहिए। जो आजकल के हम बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं जो एंशियंट वे में बन रही हैं, वो सारे डिजाइन उन किताबों में ऑलरेडी हैं। तो उसी को यूज कर करके एक शब्द बना, संस्कृत का शब्द आया वास्तु। वास्तु का मतलब रहने योग्य स्थान, तो उसका नाम बन गया वास्तुशास्त्र। टेक्निकली वास्तुशास्त्र कौन है? मैंने एक किताब लिख दी वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र हो गया। आजकल गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती हैं तो वहां पर वास्तुशास्त्र है। एक्चुअल में वास्तुशास्त्र जैसी कोई चीज नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, मैमथम, इन तीनों की कैलकुलेशंस को निकाल के जिसको जो समझ में आया उसने उतना अपना तड़का उस पर लगा दिया। आपने तीनों बुक्स पढ़ी? मैंने तीनों बुक पढ़ी। और कितना टाइम लगता है, कहाँ सिखाया जाता है, आपने कहाँ से सीखा? जब मैं इसको परफॉर्म कर रहा था या सीखने की कोशिश कर रहा था, तब फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन भारत में इसकी अभी भी नहीं है। बड़े दुख की बात है और होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बट हम लोग क्या किया करते थे, जैसे मान लो आप, हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता था जिसको छोटी मोटी नॉलेज अक्सर होती थी कि यार यहाँ से सूरज उगता है ना तो यहाँ पानी डालना है, इसके अपोजिट में आपको, ऐसी ही बातें किया करते थे। उसके लॉजिक्स नहीं थे उन लोगों के पास। तो मैंने वहां से शुरुआत करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। या अगर मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो आज से 8 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं था। तो उस वक्त पे ऐसा लगता था कि यार कोई कारण है क्या इस बात का, या हम में कोई कमी है क्या, या मेरी एजुकेशन में कमी है, या मेरे आसपास जो अमीर लोग हैं ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन कोई तो दे। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार अपने आप से गौर करो, अपने शहर के सबसे अमीर लोग कौन है, उनका घर कैसा बना हुआ है, कौन सी एंट्रेंस है, कौन सी किचन है, कौन सी टॉयलेट है, जो लोग बीमार हो गए हैं उनके घर में कहाँ पर किचन और टॉयलेट। तो फिर मैंने अपनी स्टडी करनी शुरुआत करी। मैंने ये सब चीज़ें विश्वकर्मा प्रकाश में उसको पुख्ता किया तो कुछ कोरिलेशन बनने स्टार्ट हो गए। फिर अपना अप्लाई किया तो किस्मत की बात है कि मेरी जो फैक्ट्री जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी राजस्थान से, जहाँ से मेरे को पहला झटका लगा था कर्जों का, आज वो नंबर 1 है हमारे शहर में। एडम इंडस्ट्रीज नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गंगानगर राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा भाई आज उसको संभालता है।
जब मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में इतना बड़ा एड ऑन आ रहा है तो मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ, फिर मैंने फ्री में लोगों को कंसल्टेशन देना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी एक पॉइंट निकलता है कि हमारी करीबन पूरे विश्व भर में 150 वास्तु कंसल्टेंट्स की टीम है जो मेरे नाम से अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और भाई आप बता रहे थे आपने मैक्सिमम जो चार्ज करा है, मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस भी वो बताने से पहले ना, अभी आपने बोला था कि आपका खुद वास्तु सीखने से पहले, करने से पहले आपके पास कुछ नहीं था। हाँ। जो आपका वो सिचुएशन थी वो भी थोड़ा एक बार बताओ, और फिर उसके बाद ये जो आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हाईएस्ट पेड। हाँ, हाईएस्ट पेड। थोड़ा एक बार वो भी बताओ, वास्तु करने से पहले आपकी क्या थी लाइफ, और थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में। तो हमारी जो आइडियलाइजेशन थी वो ये थी कि या तो तुम इंजीनियर बन जाओ जैसे पिताजी थे, और या तुम कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर लो। तो मैंने व्यापार को चुना, इंजीनियर बनने की मेरी हैसियत नहीं थी क्योंकि हमारे नंबर नहीं आते थे, सिंपल सी बात। और हमें एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह दिया था कि तेरी कुंडली में कोई दम नहीं है। तो हम हर तरफ से ये थे कि मेरे को बिजनेस ही करना है। पर ढाक के 3 पात बिजनेस ओपन किया और वो फेल हो गया। अब वो फेल ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कोई पैसे घर में आएंगे, ये तो लोगों को देने पड़ गए। जब ये हुआ तो एक शहर में, हमारे शहर में एक अंकल जिसका मैंने आपसे ऑफ कैमरा जिक्र किया, वो आया करते थे। उन्होंने कहा कि चल छोटे मोटे से उपाय कर ले। अब वो छोटे मोटे उपाय ना उस वक्त सुन के बड़े बचकाने लगते थे। मैं 19 साल का था यार, ये क्या यार, एक टॉयलेट को तुड़वा रहा है और इससे मेरी किस्मत चेंज होगी क्या यार, अंकल आप कुछ भी करते हो, ये करते हो। उसने बोला एक काम कर, इस आपका जो माल निकल रहा है ना फैक्ट्री का, वो इस गेट की जगह इस गेट से निकाल दे। यार हमारा माल ही नहीं निकल रहा, कहां से निकालूंगा, ना तो यहां से निकल रहा ना वहां से निकल रहा। कहते चल तू एक काम कर, इस गेट को खोलना स्टार्ट कर दे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस गेट को खोला और मेरे पास अगले दिन ऑर्डर्स ज्यादा थे, मेरे पास माल नहीं था। तो मुझे ये लगा यार ये कुछ अजीब हुआ है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है ये बात। मतलब अगर कोई व्यापारी मेरी इस बात को सुन रहा होगा, वो एकदम से सोचेगा कि यार हाँ यार ये नॉर्मल नहीं है बात, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, कोई ईश्वर आया था या क्या हुआ था, इस गेट में ऐसा क्या लगा हुआ है। हमारी तो वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है ना कि चलो इस गेट की पाठ पूजा कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें होगा। पर वहां से एक शुरुआत हुई, वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी। फिर मैंने वास्तु को पढ़ाई शुरू करी। मैंने कहा अगर इसमें इतना दम है तो यू शुड लर्न। मुझे व्यक्तिगत विवाद क्या लगा या मेरे पेरेंट्स को क्या लगा, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको पैसा कौन देगा। तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि अगर मैं सामने वाले के घर में पैसा पहुंचा रहा हूं तो वो मेरे को पैसा देगा ही देगा, मुझे सिर्फ यही घटित करना है। ये तो सही बात भी है, अगले का भी तो हो रहा है प्रॉफिट, फेयर इनफ, अपना भी हिस्सा हो उसमें। तो मेरी पहली फीस जो मैंने ली 21,000 रुपए ली, और वो किसी ने गिफ्ट दी मुझे उस वक्त। उससे पहले मैं फ्री में अपना मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे, एक अंकल ही थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पैदा हुए, ये ले बेटा 21,000, आज के बाद इससे नीचे किसी के लिए काम मत करना। मैंने कहा अंकल देता कोई है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद मुझे लगा द राइट मार्केट इज दिल्ली। राजस्थान में अभी वो मार्केट अचीव नहीं हो पाएगी। तो मैं अपना बैग उठाया और दिल्ली आ गया सीधा। और आपके पास एक ऐसी दवा है जिसका हर दर्द का जिसके पास इलाज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। अब मैंने उनको टारगेट किया, टारगेट करते करते, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, ये है वो है। उसने बोला यार आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है यार, गर्लफ्रेंड ना मान नहीं रही है, क्या करूं। भाई एक काम कर, यहाँ पर जाकर ये उपाय कर दे। वो आया, वो कहता है यार गर्लफ्रेंड तो मान गई भाई। अच्छा, तो ये सब भी आता है क्या? 100% हर चीज का उपाय है। मैं भी सोच रहा था ये सब भी होता है क्या? रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है, रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं ऐश्वर्या राय को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने निकल लूं, है ना। इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि इंसान और लड़कों का कोई भरोसा नहीं है ना, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। अब मैं पैसे की बात आता हूँ। पैसे के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 डायरेक्शंस हैं जो, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, एक पश्चिम मतलब वेस्ट और एक साउथ ईस्ट। ये 2 डायरेक्शंस में अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैसों की। किसी का भी पैसा डूबा हो कभी भी लाइफ के अंदर, कोई लेकर भाग गया, जैसे आजकल बड़ा कल्चर है, किसी को आपने पैसा दिया और वो दे नहीं, थैंक यू हो गया, रिलेशनशिप भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, ब्लॉक कर दिया। तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें अगर टॉयलेट होती है तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, काम खराब होगा ही होगा। ऐसे ही नॉर्थ में टॉयलेट अगर होती है तो वहां पर जॉब से रिलेटेड इश्यूज लाइफ में देखने को मिलते हैं, जॉब नहीं लगती, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ऐसे हर चीज का इलाज है। हम वास्तुशास्त्र ये कहता है कि 16 दिशाएं हैं और हर दिशा का अपना गुणधर्म है, अपना एट्रीब्यूट है। उसमें जो होगा उससे रिलेटेड ही आपको जीवन में समस्या आने वाली है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सर इससे पहले वो बता दो, आपका वो फीस हाईएस्ट जो आपने अर्न किया था अपने कंसल्टेंट फीस।
अगर किसी को बीमारी है, हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए जी, आप गौशाला में जहां पर आपको ठीक लगे आप दान दे दो, हम खुश हैं। लेकिन अगर आप मेरे को बोलते हो कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे को तो 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो फिर तो पैसा लगेगा। या तो आप हमसे परसेंटेज फिक्स कर लो। तो सर, तो कौन सी सबसे महंगी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी, क्रैक होने के बाद गाड़ियां देखो, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि एक लेवल के बाद ना आपको ये सब चीजें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं कि यार किस लेवल तक पहुंचोगे। यार फिलहाल मैं जी वैगन ड्राइव करता हूँ, मेरे पास है अभी 6 गाड़ियां हैं मेरे पास। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वही है कि उसको डायरेक्टली ना देखते हुए इस बात को देखा जाए कि वहां तक पहुंचने के हमारे ही इंडिया में बहुत सारी साइंसेज हैं। मैं सिर्फ वास्तु के बारे में बात नहीं कर रहा, आप इंडिया के गली में, गांव में चले जाओगे, आपको एक नई साइंस मिलेगी और आप उस पर यकीन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर वैसे गांव का ही बताओ, गांव में तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, जैसे बाहर संडास होते हैं या घर के बाहर बने हुए होते हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स कम है दिक्कत। आप ये देखो ना कि जितने केसेस कैंसर के, डिप्रेशन के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के शहरों में, उतने गांव में नहीं है। गांव में बीमारियां बहुत कम है, गांव में लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। कोविड गांव में नहीं पहुंच पाया भारत के। यहां जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उस हर परिवार को कोविड हुआ, लेकिन जिस गांव में हम रहते हैं वहां पर किसी को भी कोविड नहीं हुआ। अब वो उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो वो इन साइंसेस को हल्का फुल्का तो फॉलो कर ही रहे हैं, किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग को थोड़ा बहुत पता होता है कि यहाँ से धूप आनी चाहिए, यहाँ से छांव आनी चाहिए, यहाँ से किचन होती है, यहाँ पर ये होता है, तो कुछ उसका इम्पैक्ट हो गया, कुछ खुले वातावरण का हो गया, और कुछ, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो वहाँ के टॉयलेट्स हैं वो घर के बाहर होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कम हो गया। सर थोड़ी ना उसकी बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे जो हमारी जनता है वो सब बैठे हैं 18 से 24 साल के लड़के, तो उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर भी, जो वाइफ है। तो जैसे आप बता रहे थे कि ब्लॉक कर देते हैं या लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, टॉक्सिक हो चुका रिलेशनशिप, यार बात नहीं बन रही है, एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या उपाय हैं? यार देखो, सबसे पहली बात तो ये ना, मैं आपकी सारी ऑडियंस को ये बात बोलूंगा, 18 से 24 साल इज नॉट द राइट एज फॉर रिलेशनशिप। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरे को उस वक्त पे एक लड़की ने धोखा दे दिया और मैं मर जाऊंगा, तो यार तुम बेवकूफ हो। मतलब दैट इज नॉट द राइट एज टू जज समवन, और आप बहुत नए हो रिलेशनशिप्स के लिए। उस वक्त आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ मेरे पार्टनर कैसा होना चाहिए, बट फिर भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके घर में एक कॉर्नर है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। अगर यही लोग देख रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोस्टली ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। भाई ये हर एज के इंसान के साथ है वैसे। हाँ ये बात भी जिसकी किसी की शादी हो रखी है, किसी की होने वाली है, किसी की होके टूटने वाली है। भाई आप मानोगे नहीं, मैं सबके साथ सब तरह की प्रॉब्लम है। ये लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम यूनिवर्सल है हर एज पे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ क्योंकि अभी हम ना कुछ ये दर्द तो नहीं झलक रहा, मतलब अपनी अपनी बातों का दर्द झलक रहा होगा। कह रहे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कह रहा हूँ सबके साथ है, मतलब सबके साथ है इस रूम में जितने लोग ये हैं। ऐसे इसलिए भी कह रहा सबके है, साथ है, मतलब सबके साथ। और प्लस ऐसा इसलिए भी कह रहा है बिकॉज अभी ना हम ऐसे लोग के साथ बैठे, वो बता रहे हैं कि यार एक 45 एज की एक लेडी है, उनका हस्बैंड चीट कर रहा है। बहुत सुनने में आ जाता है भाई, कोई जिम में आ रहा है, वो ट्रेनर के साथ अफेयर में है और मैरिड है, तो बहुत ये तो दुनिया में देखने को मिल ही जाता है। परेशान है, उनको चाहिए थर्ड पार्टनर, ये भी है आजकल, थर्ड पार्टनर, दोनों को मिलाकर थर्ड चाहिए, ये कुछ नया है। एक और कि ये भी सुनने में आ रहा है, दोनों को मिलाकर एक चाहिए, ऐसा एक और चाहिए मतलब फिजिकल नीड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो मेरे लिए तो नया है, मतलब पता नहीं मुझे किसी ने आज तक इस बारे में नहीं बोला। तो रिलेशनशिप की एक डायरेक्शन है जिसको हम साउथ वेस्ट, जिस डायरेक्शन का नाम है। अब जैसे हमने 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स आ गए, ये रिलेशनशिप के डायरेक्टली इश्यूज नहीं है, इनडायरेक्ट इश्यूज है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक अलग इशू है, ठीक है, मेरी नहीं बनना एक इशू है, लेकिन ये वाला पॉइंट आना कि हम दोनों को मिलके कोई तीसरा चाहिए, ये कुछ अलग ही है। ये तो मैंने भी नहीं सुना ये सर। ये तो प्योर अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर मैं और मेरी बीवी खुश हैं किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने में, तो ये तो देखना पड़ेगा कि उनके घर की वास्तु क्या है। फिर एक नई वास्तु का उत्पन्न होगा, तो नई वास्तु उत्पन्न होगी ना कि यार ऐसा भी कुछ बाजार में घटित हो रहा है। सही बात। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि रोल प्ले डायरेक्शंस का है। ये प्रॉब्लम कहां से आती है? 2 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करता हूं, लेमेंस लैंग्वेज में समझें, घर के सेंटर में खड़े हुए, कंपास निकाला, सामने जहां पर नॉर्थ आ रहा है, जहां पर भी नॉर्थ आ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये डायरेक्शन है। मान लो मैं अभी बैठा हूं और सामने यहां नॉर्थ आ रहा है, तो हल्का सा मैं इस तरफ घूमा तो ये
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये डायरेक्शन सेक्स और अट्रैक्शन की है। आपको फिजिकल होना है अपने वाइफ के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ में, आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है, आपका आंतरिक सुख है, और स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन भी यही है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो एक चीज है जो इस धरती पर नया जन्म देती है, उससे ज्यादा स्पिरिचुअल कुछ नहीं हो सकता। वास्तु भारत में बहुत कम फॉलो किया जा रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं नए यूथ को, हर किसी को बोलें कि अगर आप नहीं भी यकीन करते तो फॉलो करने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। दुबई है, पर ये वो ऐसा क्यों रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, इस पे इतना कम क्यों मानने लग गए इसको लोग? उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि किसी ने यकीन नहीं दिलाया। अगर मान लो मैं बीइंग पंडित, बीइंग पुरोहित, बीइंग वास्तु कंसल्टेंट, खुद मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और मैं आपको आके ज्ञान दे रहा हूं भाई ये कर ले और तेरा काम हो जाएगा, तो कैसे कोई यकीन करेगा? सही बात। सबसे पहली कमी यही है। और ये कमी कहां से पैदा हुई? हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा कि यार ये जो ज्ञान है ना वो सिर्फ हमारे ही लोगों में होना चाहिए, हर किसी को बांटो मत, ये सेक्रेड साइंसेज हैं, अगर आपने बांट दी तो पाप लगेगा। हुआ क्या कि अगर आपके पिताजी अमीर नहीं हुए इन साइंसेज को यूज करके, तो बच्चे ने इस साइंस को ड्रॉप कर दिया। और जब मैं विदेश जाता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि जितने भी अमीर ग्रोइंग कंट्रीज हैं वो सब वास्तु ऑस्पिशियस हैं। सिंगापुर 100% वास्तु परफेक्ट कंट्री है। आप मजे की बात देखना, सिंगापुर में पहली रेल इंडियंस लगा कर आए, लेकिन वो अपने जड़ों से नहीं हिले। सिंगापुर एक मैनमेड कंट्री है, मलेशिया से डाइवर्ट होकर वो बनी। 100% वहां पर पानी का झरना कहां पर लगा हुआ है, वहां पर एक मर लॉयन है जिसको देखकर इंडियंस जाकर बड़ा खुश होते हैं, यार बड़ी अच्छी जगह। छोटा सा लॉयन है जो हमारे मंदिरों में पाया जाता है अक्सर, है ना, तो उसको देखकर हम बड़ा खुश हो रहे हैं, उसको देखकर हम लोग पागल हो जाते हैं। वहां जाकर हम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वहां क्या करेंगे लोग? एक नदी देखेंगे उसमें सिक्का उछाल कर आ जाएंगे कि यार हमारे पास पैसा आएगा। वहां जाकर तो तुम अंग्रेज हो और हमारी साइंसेस को तुम फॉलो नहीं कर रहे। लॉजिकल बात यह है कि जिसने भी फॉलो किया उसको बेनिफिट हुआ है। दुबई इज 100% वास्तु ऑस्पिशियस। हम हमेशा बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, साउथ आपके घर जो घर का है वो सबसे हैवी होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। उन्होंने जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई है वो अपने साउथ में बनाई है। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पानी बनाया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट उन्होंने रिवर बनाई। और मैं मजे की बात बताता हूं, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हो, कोई दुबई में हो, इंडियन अगर वहां जाकर मकान खरीद रहा है तो वो नॉन वास्तु ऑस्पिशियस है। और अगर आप उनके वहां पर जाकर मकान देखोगे, जो लोग वहां के लोकल हैं, सब वास्तु ऑस्पिशियस हैं। तो ये प्रैक्टिकली किसी ने तो करवाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 में से 90 मकान वास्तु ऑस्पिशियस हो जाएं। कोई तो वहां पर गाइड कर रहा है, और नहीं तो पैसा कैसे छप रहा है। इंडियंस को अलाउड ही नहीं है, मतलब कि तुम एक वास्तु स्पीशियस घर ले लो। वहां पर प्लॉट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां बने हुए मकान है। जो बना हुआ मकान है उसको चेंज करने के लिए परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी है। तो वो जो मकान है एग्जैक्टली बनाकर दिया गया वो नॉन वास्तु ऑस्पिशियस है, वो वास्तु ऑस्पिशियस नहीं। पूरी की पूरी कॉलोनी में अगर हम बोलते हैं कि नॉर्थ में पानी होना चाहिए, उन्होंने साउथ में दिया है। अच्छा, इंडियंस के लिए ये बहुत बड़ी समस्या। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रखा है यार इन्होंने? ये तो उनसे मिलकर पता लगेगा, लेकिन इंडियंस की ही चीज है और इंडियंस कोई वो वाली चीज नहीं। देखो, क्योंकि इंडियंस ने ही कदर नहीं की। अगर मुझे वास्तु आता होगा तो क्या मैं वो प्रॉपर्टी बाय करूंगा? लेकिन मुझे आता ही नहीं। मुझे तो एक विला दिखाकर, एक स्विमिंग पूल दिखाकर आपको बेचा जा रहा है और आप खुश हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप अपना कमाया हुआ पैसा उनको दे दोगे, उसके बाद आपका घर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने करोड़ों रुपया वहां पर लगा दिया। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा मानना ये, भारत में वास्तुशास्त्र का गठन बताता हूं क्या हुआ। हमारे यहां पर अंग्रेज कैसे आए? सबसे पहली जो नींव है भारत की वो है किले। जितने भी किले हैं भारत के अंदर, वो सारे के सारे वास्तु ऑस्पिशियस हुआ करते थे। भारत में 2 वास्तु निकल कर आए, एक वास्तु राजाओं का, एक वास्तु प्रजा का। आपने देखा होगा जितने भी किलों में आप जाते हो, उनका सेंटर सबसे हाइट पर होता है, डोम बना हुआ होता है। करेक्ट। लेकिन जितने भी हमारे गांव में घर होते हैं उनका सेंटर खाली होता है। हम सभी लोगों को यह बता दिया गया कि यह वास्तु सच्चा है और वो झूठा है। इसलिए भारत दिन ब दिन गरीब हुआ और अंग्रेज जब आए उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़ता चला गया। हमने अपनी ही साइंसेस को बैक स्टेप पर लेकर गए और वो सारी की सारी प्रॉब्लम, जब आप किलों को जाकर ग्रिड करोगे, जो मैं बोलता हूं वास्तु में, आप हूबहू पाओगे कि सारी की सारी चीजें वैसी हैं। जब तक अंग्रेज नहीं आए, उन्होंने कुछ नया नहीं किया,
तब तक वो बिल्कुल सही थी, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू। सर ये वही है, इंडियंस ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आज भी इन्फ्लुएंस हो बिल्कुल बिल्कुल बाहर के लोगों से, और उस टाइम पे भी हुए थे, अपनी रूट्स फॉलो नहीं करते सर। लेकिन ये बात भी तो है, अब आप देखो कि हर चीज़ का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि हम कपड़े क्या पहन के निकले, कलर्स, और घर पे जहाँ रह रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, गाड़ी में जो जा रहे हैं। तो सर इंसान पागल नहीं हो जाएगा कि यार मेरे बस में कुछ है नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। फिर ये फिलॉसफी भी है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, जो होना है, जो लिखी है वो तो होके रहेगा, जब पैसा आना है वो आके रहेगा, जब जाना है वो किस्मत में नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। तब हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, अपने काम से काम रखो, अपने काम को सच्चाई से करो और हर दिन प्रैक्टिस करो, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट उसका मिल के रहेगा। तो मतलब क्या करा जाए अब इस केस में, जब आपके जैसे लोग के साइंस समझाते हैं। फिर और एक चीज़ और है इंडिया में सर, जो हम भी फॉलो करते हैं, बहुत पेशेंस बिल्कुल है ही नहीं, सब कुछ आज चाहिए कि आज अप्लाई करा, आज अगर मैंने आपकी बताई रेमेडी कर दी और आज ही रिजल्ट आ गया तो ठीक है भाई, नहीं तो और छोड़ भी जल्दी देंगे अगर फॉलो करें नहीं तो हुआ। सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई करे तो करे क्या, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है भाई साहब, किसमें मानो इसमें मत मानो। और मैं तो इनफैक्ट ये भी देख रहा था, आप साइन कैसा करते हो उससे भी आपकी वो है, आपका फेस कैसा है, आपके हाथ में कितने चक्र बन रहे हैं, ओ भाई क्या कुछ है यार, कैसे इसका मैं इस क्या बात करें का ना सिंपली दो बातों से आंसर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि आपने बोला कि यार हर चीज प्री डिस्टाइंड है, फिक्स है। अगर कुछ भी प्री डिस्टाइंड होता तो हम यहाँ पे पॉडकास्ट भी क्यों बना रहे हैं? हर चीज कर्म के सिद्धांत पर लागू होती है, जो कर्म करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलना है। प्री डिस्टाइंड जैसी कोई चीज नहीं है। प्री डिस्टाइंड क्या होता है कि जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये इनको मरना ही है एक ना एक दिन, और इनके जो कर्म है वो इनको मार ही देंगे, इससे बेहतर ये है कि तू इनको मार और कुछ पुण्य कमा। मारना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो कर्म का सिद्धांत वहां फेल हो जाएगा। तो आपको किसी भी फल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो सोच है कि यार हर चीज फिक्स है, ये उन लोगों की होती है जो घर पे बेड पे आराम से पड़े हैं कि यार अगर भगवान ने लिखा होगा तो मेरी अलमारी में पैसा आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। इंसान को पैदा होने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक व्यक्ति आता है और वो आके बोलने लगता है सब मोहमाया है, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दफा कर दो, और सारी की सारी गाड़ियां बंगले उसके पास, खुद के पास है, और सारी ज्वेलरी मुझे दान दे, सारी ज्वेलरी मुझे दान दे दो। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो वो कर्म करने के लिए ही जन्म दिया है। बिना कर्म किए आप कितना मर्जी ख्याली पुलाव बना लो और चुपचाप जाकर एक मंदिर में बैठे रहो 24 घंटे, या जिस भी धर्म में भी, कुछ नहीं होने वाला। भारत में जो मंदिरों का बनावट है वो इस तरीके की है कि एक इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। मैं आपको एक साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ। शिवलिंग की शेप देखी आप सभी लोगों ने। शिवलिंग किस चीज को डिनोट करता है? पुरुष और प्रकृति के मेल को डिनोट करता है। पुरुष का मतलब है फिक्स, जिसको टाला नहीं जा सकता। प्रकृति का मतलब है विकृति, जिसको हमेशा बदला जा सकता हो। शक्ति वो है जिसको चेंज किया जा सकता है, और अर्ध जो सत्य है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो शिव है। आपने बोला किन चीजों को चेंज किया जा सकता है, किन चीजों को चेंज नहीं किया सकता। जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, मैं उस बारे में क्यों ध्यान दूं, ये शिव है। और जिस चीज के बारे में मुझे पता है, जैसे मैं कर्म क्या कर सकता हूं, मैं कपड़े क्या पहन सकता हूं, मैं खाना क्या खा सकता हूं, मैं पी क्या सकता हूं, ये सारी चीजें प्रकृति के स्वरूप आती हैं। इनको आपको फॉलो करना चाहिए, उतना आपके वश में है और बाकी आपके वश में नहीं है, पहली चीज। अब अल्टीमेटली डिजायर्स को फुलफिल करना ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पार्ट है, उसी के लिए सारी से सारी साइंसेस बनी है। न्यूमरोलॉजी भारतीय साइंस नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भारतीय साइंस है और वास्तुशास्त्र भारतीय साइंस है। पहली चीज मैं कहता हूं कि आप सब चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन क्या आप इन तीनों चारों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो? आप अपने साइन को अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन क्या जब आपको बड़ा होना है तो साइन चेंज करने में फर्क कितना पड़ रहा है? आपको दूर से लगेगा मैं 50 चीजें कर रहा हूं, आप कर तो एक भी नहीं रहे। मैं आपके वास्तु में सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं, एक बार अपने घर को या ऑफिस को सेट कर लो, उसके बाद उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने नाम को सेट कर लो, उसके बाद उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कोई उपाय कर लो, उसके बाद उसको देखने की जरूरत। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली के कपड़े भी देख के चलो, नहीं कुछ। और ऐसा भी होता है सर कि जैसे मैंने ऑफिस सेट कर लिया या सपोज मैंने घर सेट कर लिया, अब घर सेट कर लिया
तो ऑफिस अब जैसा सेट, जैसे कोई मान लो जॉब करता है, उसके कंट्रोल में उसका ऑफिस तो नहीं है पर घर है, तो क्या उसकी ऑफिस लाइफ घर से ही इम्पैक्ट हो जाएगी? हाँ, उसकी ऑफिस क्योंकि लाइफ, काम तो पैसा तो वहां से आ रहा है, रहे वो वहां रहा है, तो क्या यहाँ की एनर्जीज इतना इन्फ्लुएंस कर देगी कि अगर आप जॉब में हो तो, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, जब आप अपने घर से सारी एनर्जीज को पाते हो एंड देन फिर उसके बाद किसी ऑफिस में जाते हो जहां जिसका वास्तु ठीक नहीं है सपोज, हाँ, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप एम्प्लॉय हो। अच्छा, इंपैक्ट उसके ऊपर आता है जो ऑनर है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका कैबिन कहाँ पे है, वो कैसे किस डायरेक्शन में बैठा, Yes. उसका वास्तु अलग होगा। नहीं, ऑफिस के मास्टर का होगा। मेरा ऑफिस है तो मुझे ध्यान रखना है, मेरे को इंपैक्ट करेगा कि वो इंसान वहां बैठा है ना, तो यार उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, वो अच्छा काम नहीं करेगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा है। फर्क। ऑनर मतलब अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो भी आपको फर्क पड़ेगा। ऑनर का मतलब है जिसका अधिकार क्षेत्र इस वक्त पे है। जॉब जब आप कर रहे हो तो आप काइंड ऑफ किसी और का काम कर रहे हो और उस बात का आपको पैसा मिल रहा है। आपका जो जीवन है वो आपके घर से कंट्रोल रहे। ओके। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे कि घर में जो हमारे मंदिर होते हैं उसमें हम मूर्तियाँ लाते हैं, पिक्चर्स लाते हैं फ्रेम वाली, तो अगर बड़ी मूर्ति रखता है कोई अपने घर में तो वो रखनी चाहिए वो या नहीं रखनी चाहिए बड़ी मूर्तियाँ घर में? लोगों के लिए बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ। और किन किन भगवानों की मूर्तियाँ हमें रखनी चाहिए? ऐसा भी कोई है कि हमें नहीं रखनी चाहिए किसी की? जो मूर्ति है घर में, एक ही भगवान की मल्टीपल मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, एक ईश्वर की एक ही मूर्ति हो और घर में एक ही जगह पर हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बाकी किसी भी दिशा में ईश्वर फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ईश्वर से लगाव है तो उनका अपना एक निर्धारित स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह कहीं पर भी उनको एज ए शो पीस यूज कर रहे हो। अगर आप सच में किसी कृष्ण को, किसी राम को दिल से मानते हो, प्यार करते हो, तो उनका एक कमरा निर्धारित होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मूर्ति लगा सकते हो, लेकिन 9 इंच से ऊपर की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। ये मान लिया जाता है कि ईश्वर साक्षात इस मूर्ति में विराजमान है, इसलिए घर में मना किया जाता है क्योंकि हमसे उनकी कदर नहीं करी जाती। अक्सर जो लोग करते हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको उस ईश्वर की कदर करनी पड़ेगी, आपको उस पर भोग भी लगाना पड़ेगा, उस मंदिर को साफ भी रखना पड़ेगा, 3 टाइम का खाना भी देना पड़ेगा, घर में अकेले छोड़ के जाना भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजों की आपको चीज करनी होगी। जब आप पिक्चर को देखते हो या आप किसी 2D फ्रेम को देख रहे हो, वहां पर यह माना जाता है कि ये उनका स्वरूप है, ये स्वयं नहीं है। अच्छा। हमारे भारत में ये भी बहुत गलत बात है कि हम घरों के बाहर गणेश जी की फोटो लगा लेते हैं, मूर्ति लगा लेते हैं। गणेश जी आपके गार्ड नहीं है ना, गणेश ईश्वर है। अगर आप अपने ईश्वर की कदर करते हो तो घर के अंदर रखो, प्रेम से रखो। घर के बाहर आपकी रखवाली करने के लिए गणेश जी नहीं बैठेंगे, है ना। आप गणेश जी की रखवाली करोगे, गणेश जी आपकी रखवाली नहीं करेंगे कभी भी। सर थोड़ी ना उस बारे में बात करते हैं। अभी हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे स्वर विज्ञान एक चीज़ है विच इज़ अ पार्ट ऑफ वास्तु। जो बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं बागेश्वर धाम जी जो हैं, वो ये चीज़ करते हैं, उस बारे में बताओ थोड़ा, ये है क्या चीज़? और देखिए, स्वर विज्ञान एक सेक्रेड साइंस है भारत की, जो लुप्त हो चुकी है बहुत हद तक। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि लोग खुद ही उसको फॉलो नहीं करते, दूसरा ये कि जो फॉलो किया करते थे उन लोगों ने क्या किया, यही छुपाना शुरू कर दिया कि अगर मुझे इतना ज्ञान है मैं दुनिया को क्यों बताऊं। वो क्या परफॉर्म करते हैं बागेश्वर धाम, मैं इस पे बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं सब लोगों को एक प्रैक्टिकल करवाता हूं, आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मजा आएगा, जितने भी लोग हैं, कैमरामैन वगैरह सारे ही कर लो, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा सा मजा भी आएगा। सब लोग कर लो भाई, सब लोग कर लो, है ना। जनता भी करना चाहती है तो कर सकती है। जनता तो फिर करेगी ना, हमें कैमरे के उस पार से जो भी देख रहा है, हाँ। वो सभी लोग इसको कर लिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप दोनों हाथों के नीचे, दोनों नाकों के नीचे हाथ लगाइए, ऐसे लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट के नीचे लगा लिया, एक राइट के नीचे लगा लिया, ठीक है। अब एक्सहेल कीजिए। क्या आपको फील हुआ कि किसी एक में सांस तेज है और एक में कम है, एक में से हवा कम आ रही है और एक में से तेज आ रही है? इसको और प्रूफ करते हैं, पहले देखते हैं। एक को बंद कर लीजिए, किसी भी एक को, और इनहेल कीजिए। अब एक्सहेल कीजिए। किसी एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। जिस एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो इस वक्त आपकी एक्टिव नॉस्ट्रिल कही जाती है, जिसको हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शिवा सर्वोदय। शिव के 3 स्वरूप हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक जो मिला हुआ जेंडर जिसको हम बोलते हैं वो।
मैं शिव की बात से आ रहा था, ये सब कंट्रोल कैसे होता है। जो शिवलिंग की शेप है आपकी बॉडी में एक जगह को दर्शाती है, किस चीज को दर्शाती है वो? आप सब लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन शिवलिंग की शेप आपके इस सिर और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, उसकी हूबहू शेप है शिवलिंग। हम लोग, लिंग का मतलब होता है स्वरूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप। तो शिव का स्वरूप इस शिवलिंग, उसकी शेप बॉडी में कहां है? इस गर्दन के नीचे पीछे। जब भी आप सांस को इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, यहां पर वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट होती हैं। किसी भी शिव के मंदिर में आप जाओगे, आपको यहां पर वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एकमात्र डाइटी है पूरी दुनिया के अंदर जिसको भेदा नहीं जाता। जब आप परिक्रमा करते हो तो वापस आते हो, पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है ये जिसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जो आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग को जोड़ता है। दैट इज शिवलिंग ऑन योर नेक। ये हर धर्म के व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा अगर वो इंसान है तो शिवलिंग तो सबके अंदर बसता ही है। और उसी का जो साइंस पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं शिवा सर्वोदय, जो हम अभी परफॉर्म करके देख रहे हैं। तो सांसें कहां तक होती है, आप ट्राई करना। सबसे पहले जो सांस है वो 2 फिंगर्स तक होती है किसी किसी की। एक्सहेल करोगे तो सिर्फ यहीं तक आ रही है, फिर और एक्सहेल करोगे तो चिन तक आएगी, फिर और एक्सहेल कर सकते हो तो चेस्ट तक आएगी, और एक्सहेल करोगे तो यहां तक आएगी। मैक्सिमम एक ह्यूमन की जो सांस है वो 16 फिंगर्स तक जाती है, जो मेरी खुद की 16 फिंगर है यहां तक। 4, 8, 12 एंड 16, ये 16 तक ही मेरी सांस जा सकती है। ये चारों जो सांसें हैं ये डिनोट करती हैं आपकी मनोस्थिति, कि आपके मन में इस वक्त पे क्या चल रहा है, जहां से हमने बात को शुरू किया था। मुझे नहीं पता बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते, या वो माइंड ट्रिक फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर ये ज्ञान है, हमारे यहाँ पर ये सिद्धियां हैं और इनको परफॉर्म किया जा सकता है। अब आप सभी लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, जब मैंने ये सारी बातें शिव की स्टार्ट करी तो लगभग सबकी सांसें शून्य के करीब पहुंच गई होंगी, लगभग 0। यहां तक आपकी मैक्सिमम सांस एक्सहेल हो रही होगी, चिन तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रही होगी। बिल्कुल एक शांत इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, हल्का इन्वायरमेंट बोलते हैं। नहीं तो जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो तो सांसें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, अग्रसर होती हैं। अब मैं इसको चेंज करवाता हूं, आपकी सांसें तेज करवाता हूं, चेस्ट तक लेके जाता हूं, ठीक है। आप सभी लोग आंखें बंद करके सिर्फ सोचिए पानी के बारे में। समुद्र है और आप समुद्र में खड़े हैं, विजुलाइज कीजिए। यहाँ पे हाथ रखना है या नहीं रखना? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मस्त मौज, आप समुद्र के पास पहुंच जाओ, गोवा चले जाओ सारे। आंखें बंद करके खोल के, बंद कर। इमेजिनेशन आंखें बंद करके ज्यादा अच्छी होगी। तो अकेले पहुंचना है गोवा, है ना? ठीक है पीयूष। मेरे माइंड में तो 3 लोग हैं। इमेजिन वाटर, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को एक मंत्र देता हूं छोटा सा, उसका उच्चारण कर लो। वम, VAM, वम, वम वम, मनी मन, मनी मन। इमेजिन वाटर एंड वम। वाटर 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 वाटर। नीले रंग का पानी आप सभी के आसपास है। आई एम नॉट प्लेइंग गेम, ये सांस आप सभी लोगों की है जो इस मंत्र उच्चारण से और विजुलाइजेशन से तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपकी सांस का फ्लो बहुत तेज हो गया और वो यहां तक, चेस्ट तक आनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप एक्सहेल करोगे। और सांस जो लगभग लिप्स तक हल्की हल्की आ रही थी, उसका फ्लो जो है वो काफी हैवी और काफी पावरफुल होता चला जाएगा। इस तरीके से आप 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हो, या ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। अब जो वाटर एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट है, उसके डिफरेंस, जो हमने बागेश्वर धाम जी की बात करी या मन में बात जानने की बात करी, अगर आपका कोई तत्व चल रहा है, जैसे मान के चलिए मेरा स्पेस एलिमेंट चल रहा है, उस वक्त पे स्पेस एलिमेंट चला जब हमने शिव जी की बात करी, मंदिरों की बात करी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उन थॉट प्रोसेस में लेकर चला जाएगा जो थॉट प्रोसेसेस आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड है। जैसे आप शमशान घाट में कभी गए हो तो आपको एकदम से क्लिक होता है, यार सब मोह माया है, सब कुछ त्याग देना चाहिए, एक ना एक दिन यहीं आ जाएंगे। ये सब स्पेस एलिमेंट है। हमारे जितने भी मंदिर भारत में बने हुए हैं सब स्पेस एलिमेंट को ट्रिगर करते हैं, इसीलिए मंदिर में जाकर इच्छा पूर्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए। अब जब मैंने वाटर एलिमेंट की बात करी, जब मैंने वम की बात करी, वम तेज हुआ, आपकी नाक में से सांस 5 तरफ से आती है। फायर एलिमेंट यहां से आता है और वाटर एलिमेंट यहां से आता है। ये प्रिसाइज नोट करने वाली बात है।
जब भी मेरा वाटर एलिमेंट चल रहा है और आप मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आए, तो आपको या तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और या आपके साथ में इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। अगर आप मेरे साथ फायर एलिमेंट में आते हो तो ये फिक्स है कि आपको पैसों की समस्या है। अगर आप मेरे साथ अर्थ एलिमेंट में आते हो तो आपके जीवन में व्यापारिक समस्या है। इसको कोई नहीं टाल सकता। मतलब कि सपोज अगर हम अभी वाटर के बारे में बात कर रहे थे, हमने अपना हमारा वाटर एलिमेंट चल रहा था और उस स्टेट में जिसमें मेरा वाटर एलिमेंट स्टेट चल रहा है, अगर कोई मेरे पास आया है तो उसको वो प्रॉब्लम है, या उसको वो प्रॉब्लम आपका अगर मेरा और उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि मेरा काम ऐसा है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, या नहीं, काम से कोई फर्क नहीं? सबका फिक्स है ये। तो जब भी कोई आपके पास आया तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा एलिमेंट कौन सा चल रहा है। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी हुई है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश और जल का मैंने आप सभी लोगों को अभी एग्जांपल दे दिया। वैसे ही फायर एलिमेंट किस चीज को दिखाता है? पैशन को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात देता हूं, जिस भी लोगों को एंजाइटी रहती है, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति है, मेरा फायर एलिमेंट चल रहा है, तो मैं बड़े आराम से ये बात बोल दूंगा कि जी आपको एंजाइटी रहती है, आपको बहुत तकड़ा प्रॉब्लम है, मानसिक ईड़ा फायर, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर फायर वाली सांस आ रही है तो मैं बोल दूंगा कि आपके मन में तनाव है, और अगर राइट से निकल रही है तो मैं बोल दूंगा कि आपके तन में तनाव है। इतनी बात बोलते ही सामने वाला बोलेगा इसको कैसे पता लगा? ये साइंस है। तो मैं क्या मानता हूं कि जो भी सिद्ध पुरुष है भारत में, उसको वो कोई ना कोई साइंस को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ हूं, या मैं इस बात पे यकीन अभी तक नहीं कर पा रहा कि मेरे पीछे कोई ईश्वर है जो कान में मेरे कोई बात डाल रहा है। सर, जो हमारा कार्मिक चार्ट होता है, जो हमारे पैदा होते ही बन जाता है, उसमें आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर उसमें कुछ चीज़ मिसहैप है, ठीक है, मिसहैप है, और या फिर वो इतना ग्रेट नहीं है कि पैदा होते ही कार्मिक चार्ट है कि ये मीडियोकर जिंदगी जिएगा, और अब वो आ जाता है वास्तु के बिलीव में, वो प्रैक्टिसेस शुरू करता है, क्या वो प्री डेस्टाइंड कार्मिक चार्ट बदल जाएगा? जैसा मैंने शुरुआत में इस बारे में बात करी थी, प्री डेस्टाइंड कुछ नहीं है। जैसे आप नहीं, जो कार्मिक चार्ट एक बन जाता है कि हाँ, मैं समझ गया, इवेंट्स, मेजर इवेंट्स पता लग जाता है। जैसे सर वो है कि एक्सीडेंट होगा, जैसे कि पता चल जाता है अब कि एक मेजर इवेंट है, ये इस टाइम से इस टाइम तक थोड़ा हैवी है, टाइम हैवी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको इनकी कोरिलेशन बताता हूँ। आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट फिक्स है, रास्ता फिक्स नहीं है। कौन सी गाड़ी पर जा रहे हैं ये फिक्स नहीं है। आप कितने ऐश्वर्या के साथ में जा रहे हैं ये फिक्स नहीं है। एक्सीडेंट फिक्स है, एक्सीडेंट कितनी बड़ी चोट देगा ये फिक्स नहीं है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ आया इसका, इस व्यक्ति का ट्रक से एक्सीडेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको इतना फिजिकल एलिमेंट्स दे दे कि आपकी लाइफ ही खराब हो जाए। अब इसको मैचिंग कहां से मिलती है? जिसके भी घर में साउथ ईस्ट में पूजा रूम है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा रूम है, जिसके भी घर की एंट्री साउथ ईस्ट की है, जिसके भी घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में काला रंग है, नीला रंग है, उनका एक्सीडेंट होगा और उनको पीड़ा ज्यादा होगी, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। पूजा रूम है तो जिस भी घर में एक्सीडेंट से डेथ हुई हो कभी, उनके घर में साउथ ईस्ट में आपको भगवानों की तस्वीर मिल जाएगी। ये इतना फिक्स है। कुंडली में हर महीने, हर 15 दिन में एक इवेंट ऐसा आता है जो बुरा होगा, एक इवेंट ऐसा आता है जो अच्छा होगा, पर ये घर डिसाइड कर रहा है कि आपका वो इवेंट कितना बड़ा और कितना छोटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपके 1 महीना हॉस्पिटल में बीतना है। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई दूर का रिश्तेदार है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई और आप खून देने चले गए। आपकी कुंडली ने अपना काम कर दिया, आपकी सुई लगनी थी, खून निकलना था, कुंडली ने अपना काम कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों को ये उपाय देता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और उसकी मार्स की या मंगल की दशा आ गई और ये दिखा रहा है कि इसका ऑपरेशन होना है, तो मैं जाके बोलता हूं वो सुइयों वाला एक्यूपेंचर होता है वो करवा कर आ जा। एस्ट्रोलॉजिकल सेम उपाय हो गया। आपके शरीर में सुई चुभनी थी, खून निकलना था और उपाय होना था, 1 महीना बेड पे रहना था, और एक्यूपेंचर कम से कम 1 से 1.5 महीना लेता है जो प्रोसेस है, तो आपका उपाय सेम हो गया। डिस्टाइंड जो कर्मा है उसने भी अपना रोल प्ले कर दिया, वास्तु ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, होना तो है ही। अब आप किस तरीके से करते हो वही। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि तुमको पहले ही मालूम पड़ जा रहा है कुंडली से कि ये हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करेगा, ये हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करेगा। जैसे एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जिसका 12वां नंबर खाना एक कुंडली के अंदर होता है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरे पास अगर स्वर विज्ञान और वास्तु है तो एस्ट्रोलॉजी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। अगर 12th हाउस आपका एक्टिव होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आप हॉस्पिटल में जाओगे ही जाओगे। आपकी दशा आई, 12वां खाना
बच्चों का खेल है, मेरी 12 वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, सीख लो, सबको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको पता लगा इस व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन होना है, उसी वक्त पर आप दुबई घूमकर आ जाओ, मतलब फॉरेन लैंड पे जाओ, आपका हॉस्पिटलाइजेशन टल जाएगा। ये गेम है, क्योंकि वही हाउस आपको हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, वही हाउस आपको फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, वही हाउस आपको मॉल्स के अंदर शॉपिंग दिखाता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि सिंस आप ये प्रैक्टिस करते हो, यू नो अबाउट इट राइट, तो मैं ये बस बहुत रैंडम क्वेश्चन है कि आप लास्ट टाइम कब बीमार हुए थे या कभी जाना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ, उसके अकॉर्डिंग चलते हो? बचा लेते हो अपने आप मैं इस तरीके से तो आप मैं लास्ट बीमार हुआ था जब मुझे कोविड हुआ था, और टचवुड कोई कोविड मतलब हुआ था, मतलब उस कोविड को जब तक रिपोर्ट आई तब तक तो नॉर्मल भी हो गया। सर हम यहाँ पे मेजर बीमारियों की बात कर रहे हैं ना, जैसे बुखार उखार तो नॉर्मल है, ये तो देखो होगा भी, मतलब ये तो होना भी चाहिए, अब प्रैक्टिकली आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। बट टचवुड मेरे अब ऐसी बातें यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं, मेरा परिवार, हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एक हेल्दी जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोशिश ये रहती है, मैं ईश्वर से डर के बोलूँगा कि हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है, जो मुझे समझ आया आपके साथ बैठ के, कि इंसान अगर अवेयर हो जाए और जो एनर्जीज हैं उनके साथ मिल के खेले, कोलैबोरेट करके खेले, तो आगे बढ़ना ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आज अगर मैंने किसी से 21 करोड़ रुपए कंसल्टेशन ली है, कोई मजाक तो नहीं है। कितने लोग होंगे जो बिजनेस को संभालते होंगे, जो अपनी टीम भेजते होंगे, मैं तो अकेला जाता हूँ और उसने मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। हम तो वही उपाय देकर आ रहे हैं जो मैं आपको दूंगा, जो उस व्यक्ति को दूंगा, और जो दे रहा है क्या वो पागल है? यूट्यूब पर बैठकर कमेंट कर देगा। 21 करोड़ से 200 करोड़ बनाने की सोच रहा है या 2000 करोड़ बनाने की, हाँ 2000 करोड़ बनाने की सोच रहा है, उनका आईपीओ लॉन्च हो रहा है। आप इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर बैठकर ये कर सकता है, ये सब पखंडबाजी है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो 1000 करोड़ बना चुका, उसको पखंड नहीं लग रहा, तुम्हें पखंड लग रहा है। अगर मैं लोगों को 21 करोड़ तो खैर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरी बेसिक मिनिमम फीस जो 12 लाख रुपए है, अगर मैं आपसे 1 घंटा बैठकर डिस्कशन कर रहा हूँ या कंसल्टेशन दे रहा हूँ, अगर मैं 12 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहा हूँ और कोई मुझे दे रहा है, तो कुछ तो उसकी लाइफ में दिया होगा, तभी वो दे रहा है, अदरवाइज कोई क्यों देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मैं ये बात बोलकर देता हूं कि अगर आपको फायदा ना हुआ तो मेरे से पैसा वापस ले लेना, तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हम अंधविश्वास मान रहे हैं। मैं तो ये बात बोल रहा हूं, जस्ट अप्लाई, अगर आपको ठीक लगे तो करो, नहीं तो मत करना। बट लेकिन सर पता है, लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि पाखंडी और ढोंगी लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए फिर ऑडियंस, फिर जनता को लगता है कि यार अच्छा, जो वो कहते हैं ना कि अगर एक खराब है तो पूरा फिर सारी कम्युनिटी ही खराब हो जाती है। हर जनता को सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है, साइंस मानना है, विश्वास नहीं करना। जब विश्वास की बात आती है ना कि यार मैं मानता हूं तू भी मान ले, यहां से पाखंड शुरू हो जाता है, यहां से झूठ स्टार्ट होता है। जब प्रैक्टिकलिटी स्टार्ट होती है, जब भी मैं किसी कंसल्टेशन करता हूं, मैं ये बात बोलता हूं, मुझे लिख कर दो कि क्या प्रॉब्लम है और मैं आपसे लगभग 30 दिनों के बाद मिलूंगा। अगर वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई तो मेरे को आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले को लगता है कि हाँ यार साइंस की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा जी मैं आता हूं और आपके पास चमत्कार होते हैं, बोलते चल भाई। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग इस पद्धति पे चलने वाले हैं। जैसे वास्तु के नाम पर आपको सामान बेचकर चले गए। एक मॉल के अंदर आप जाओगे, एक रेडी लगी हुई है, वो नमक बेच रहा है और वो बोल रहा है इससे पैसा आएगा, तेरे पास क्यों नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रेमेडी सबके लिए काम नहीं करती। आपके सिर में दर्द है तो डॉक्टर आपको अलग एनालाइज करेगा, आपके में अलग है तो आपको अलग एनालाइज करेगा। अगर एक डॉक्टर सभी को एक ही सिर दर्द की दवा दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। एनालिसिस मस्ट है और हमारी हर साइंस एनालिसिस देती है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोगों ने शिव जी की बात करी, अब गणेश जी के मंदिर चलते हैं। गए हो गणेश जी के मंदिर? हम लोग गए। जो भी बच्चा पढ़ाई में वीक है, अगर वो हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाता है तो उसकी बुद्धि स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो मंदिर हैं वो सिर्फ ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। जैसे गणेश जी एकमात्र ऐसे डाइटी हैं, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका शरीर बच्चे का है लेकिन दिमाग जो है वो सबसे ताकतवर जानवर का है, सबसे हैवी जानवर का है। जब एक बच्चा जाता है उस मंदिर के अंदर तो वो अपने आप से कनेक्ट होता है कि मेरे जैसा कोई देवी देवता है, रौद्र नहीं है, चूहे पर चलता है, मेरे जैसा है, नटखट है, एक दांत नहीं है, बच्चों के नहीं होते ना, वो उससे कनेक्ट करता है।
और हर मूर्ति सिद्ध मंदिर में पश्चिम दिशा में लगी होती है। आप जाओ चेक करो क्यों लगी होती है, कि पश्चिम दिशा स्पेस एलिमेंट की है और वहां पर देखकर पाठ पूजा करने से मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। अब जब बच्चा पढ़ाई के टेबल पर गणेश जी की मूर्ति छोटी सी लगा लेगा, रख लेगा, ये कॉपियों में गणेश जी का स्टिकर भी बना लेगा, तो उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। ये उपाय हैं और ये हमारे ही शास्त्रों के उपाय हैं। हम पाखंड की बात नहीं कर रहे, कोई ताबीज की बात नहीं कर रहे, कोई तंत्र मंत्र टोटकों की बात नहीं कर रहे। मैं ये बात बोल रहा हूं कि A+B=C, आपको वो A और P जानना है। सर अब थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। ये जो नेगेटिव, अभी आपने ये इंटरेस्टिंग बोला, दैट मींस आपका तत्व चेंज हुआ। पहले आप चेक करो कि आप अर्थ से फायर के अंदर गए कि नहीं गए। जब भी इंसान अर्थ में है तो वो स्टेबल है उस टॉपिक के ऊपर। अगर वो चेंज हुआ है तो वो एयर में गया या फायर में गया। आपकी 8 फिंगर्स तक अगर रह गई है, आप चेंज चाहोगे। अगर आप यहाँ है ना, तो ये फायर है। हाँ फायर आगे, कोई टॉपिक ऐसा है ना ये। अगर यही चेंज है, आपकी मनोस्थिति जो है आपकी सांसों से पता लगती है। आप प्लीज। हाँ तो सर यही टॉपिक है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, जैसे कि भूत हो गया या फिर ब्लैक मैजिक हो गया, तो वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज अगर तुम्हारा गलत है तो क्या आ सकती है, वो इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर आप ब्लैक मैजिक को ब्लॉक कर सकते हो अगर तुम्हारा वास्तु ठीक है। और आप बिलीव करते हो या नहीं करते वो भी बता। हाँ मैं यकीन करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण क्या है, अगर एक पानी के ग्लास में पॉजिटिविटी हो सकती है तो एक पानी के ग्लास में नेगेटिविटी भी हो सकती है। वो कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक क्या है, जब मैंने मैजिक को इस इंटेंशन से बिल्ड किया या तंत्र को इस इंटेंशन से बिल्ड किया कि सामने वाले का नुकसान हो, तो वो ब्लैक मैजिक। इस इंटेंशन से बिल्ड किया उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं चीजों को कि सामने वाले का फायदा हो, तो वो गुड मैजिक है या प्योर मैजिक है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा विज्ञान है। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है अगर मैं तामसिक व्यक्ति हूं जो दूसरों का बुरा सोचता है, तो वो इंसान जो भी मैजिक करेगा वो बुरा करेगा। जैसे एक छोटा सा टोटका है, आप सभी लोगों ने अपनी मां से किया होगा कि नजर लग गई तो उसने मिर्चों को लिया और जाकर जला दिया। ये फायर एलिमेंट को इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। जल अग्नि तत्व है ना, जब भी आपके अंदर की अग्नि परेशान हुई तो मां आई, मां ने आके आपकी नजर उतार दी। मैजिक एग्जिस्ट करता है ब्लैक और व्हाइट, करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल रोल से कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस सब चीजों में पड़ रहा है तो मैं सभी को ये बात बोलूंगा, डोंट गो इनटू दिस। अपनी पावर दूसरे के हाथ में कभी मत दो। सर ऐसे ही अगर लोग, आप कह रहे हो कि वास्तु कंसल्ट करना चाहिए, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट हम भी तो अपने घर का ही कंट्रोल किसी के हाथ में दे रहे हैं, हमें थोड़ी पता वो जेन्युइन है। एग्जैक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप किसी के हाथ में घर का कंट्रोल नहीं दे रहे, आप घर की ही ऊर्जाओं को, घर की ही चीजों को खुद से कंट्रोल कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको बता के जा रहा हूँ ये किचन गलत है। बट सर वो पता कैसे चले हम जैसे लोगों को कि आप सही बता रहे हो या नहीं बता रहे? मतलब आप पे नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा, ओवरऑल कैसे पता लगे? एक जनरल आदमी, जैसे मान के चलो किसी ने आपको रीच आउट करा, उसे रिवर्ट नहीं मिला है, किसी का पड़ोसी है वो करता है, वो गया 4 लोगों से अच्छी बातें भी सुन ली कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, अब वो आया बता के चला गया, जैसे आपने कहा मीडियम उसने अच्छे जानबूझ के गलत बता दिया या कुछ, तो उसमें ट्रस्ट कैसे करे किसी बट सर अपनी बात बता रहे हैं ना कि विद इन 30 डेज अगर नहीं आता तो नहीं, अपनी नहीं किसी और की कैशबैक, और अगर आप मेरे को ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मैं डबल भी वापस कर सकता हूँ। नहीं किसी और की, एक जनरल कॉमन मैन। हाँ, अब मैं इसका सबसे पहली चीज तो ये बताऊंगा, जो भी आपके घर में एंटर करता है जिससे आप किसी एनर्जी से जुड़े हो, सर्विस से जुड़े हो, उस व्यक्ति को पहले प्रैक्टिकल कर लो कि मुझे क्या फायदा होगा। शुभ अशुभ शब्द नहीं आना चाहिए, जैसे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो पॉजिटिविटी लग रही है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ये शब्द नहीं आने चाहिए। भाई आप करके जा रहे हो, क्या अच्छा होगा, अपने शब्दों को चयन सही करो। आप कस्टमर हो, आप पे करके किसी को बुला रहे हो। हाल फिलहाल मैं गुजरात में गया, बड़ौदा में एक फैक्ट्री का वास्तु करने गया, वहां पर उनके जो मैनेजर होते हैं वो मिले, उन्होंने बोला कि मेरे भी एक वास्तु कंसल्टेंट है और वो इतने अच्छे हैं, वो किसी से पैसा नहीं लेते। अब सोच के देखो, मैं एक फैक्ट्री में गया और मैंने वहां से 51 लाख रुपए फीस ले रखी है, सामने वाला बोलता है कि आप तो चीटर हो क्योंकि आप 51 लाख रुपए लेते हो। मेरे यहां पर जो बंदा आता है वो तो जी फ्री में करता है, इसलिए वो भगवान है। मैंने छूटते ही अपना स्वर विज्ञान चेक किया और बोला कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है। उन्होंने बोला कि जी मुझे तो नहीं पता नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। आप वाला प्रश्न, यार मैंने तो किसी पे यकीन किया था, अब आप तो वहम डाल रहे हो। मैंने कहा जी आप फोन लगाकर बात करा दो। हमने फोन लगाया तो उसने कहा हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा आपने क्यों बनाई? कहते जी इन्होंने इजाजत नहीं दी थी मुझे। आपका कंसल्टेंट
फ्री में काम कर रहा है, पैसों में काम कर रहा है, इससे ऑथेंटिसिटी नॉन ऑथेंटिसिटी नहीं जानी जा सकती। किस बात से जानी जाएगी कि भाई मेरे को कब और कितना फायदा होगा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, किस दिन से मेरे को क्या मिलने वाला है। मैं आपके पास आया, मैं आपको बोलता हूँ जी पर्दे चेंज करवा दो, आप बोलोगे ठीक है जी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, नीचे वाले ऊपर लगा देंगे। और आप थोड़े दिन के बाद हाँ यार कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है, एक वास्तु वाला आया था बता के चला गया, तो इट इज नॉट गुड। आप ये बात बोलो कि उसने पर्दे हटवाए थे और 21वें दिन ये हुआ, ये साइंस है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पानी पिया और मेरी प्यास बुझी, तो शरीर को पता लगेगा कि प्यास बुझी, अदरवाइज फिर वो पानी नहीं है। एंड हाउ क्विक इज वास्तु, कितने दिन में? 21 से 30 दिन। 21 से 30 दिन। मतलब रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 2 दिन में भी यू कैन फील। सही। ऑसम भाई, ये पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता सर की जो बातें हैं ना चलती रहेंगी। सोचा नहीं था इतना लंबा चलेगा ये। और सर मैं अभी से आपको बताना चाहूँगा, अगर कमेंट में आप लोग बता दो अगर आपको और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन चाहिए तो हम सर को दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे। जरूर और डीप बातें हो जाएंगी आपके साथ। जो भी टॉपिक इस विषय में सुनना चाहें हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात। तो सर बिफोर वी रैप अप मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या केसेस थोड़े और बता पाए, ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको कांटेक्ट कर ले, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस। थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरे ऑफिस का ही एक स्टाफ मेंबर था, बच्ची थी, वो कहीं भाग गई, वो गुम गई, ऑल ऑफ सडन गायब हो गई वहाँ से। तो यूजुअली क्या होता है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, तो वो हर चीज़ के लिए फॉलो करते हैं। वो पूछते हैं कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें बताओ वो कहाँ गई होगी। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरा फर्ज बनता था कुंडली देखना, और मैंने बोला कि आप जिस भी गुरु महात्मा को मानते हो वो इस दिशा में यहाँ पर गई हुई है, और अपने घर में यहाँ पर उसका सामान पड़ा होगा, इसको हटा दो तो वो वापस आ जाएगी। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं और उनका सामान साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एक दिशा है जो नृत्य कोण होता है, जो लोग समझते हैं साउथ वेस्ट दिशा को समझते हैं, एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहाँ पर आपने अपने बच्चों के कपड़े रखे हैं, फोटोग्राफ रखे हैं, तो उनके मिस हो जाने के चांसेस, उनको चोट लगने के चांसेस, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने उधर से उठाकर उसका सामान शिफ्ट कराया और उनको बताया जिस भी मंदिर में वो जाती हैं उनसे आप एक बार संपर्क कर लो, 100% आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वहीं पर मिल जाएगी। और वही हुआ, वो बच्ची उनको मिली और वापस। कहाँ मिली वो एक पर्टिकुलर मंदिर को फॉलो करते हैं। अच्छा। पंजाब में। अच्छा। वो वहीं पर वो बच्ची उनको मिली। सही है सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इवन यूट्यूब का गोल बटन स्क्रीन पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो। और सीखने के लिए भी इनके यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज अवेलेबल है जैसे इन्होंने बताया। उसके अलावा पॉडकास्टिंग अगर आपको शुरू करनी है तो आपके भाई भी एक छोटा सा कोर्स लेकर आए हैं पॉडकास्टिंग का, जिसमें हमने टेक्निकली बताया कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे लाइट्स मैनेज करते हैं, भाई कम बजट में कैसे काम हो सकता है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। फ़िलहाल कमेंट कर देना जितनी एक्सरसाइजेज हमने साथ में करी, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। ये भी कमेंट कर दो अगर आप लोग को सर के साथ सेकंड एपिसोड चाहिए। हाँ प्लीज़, वो तो करना ही है। आपको मज़ा आया ना सर? मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों के ज़रिए हमारा जो यूथ है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूर है। जो यूथ आपकी कॉमेडी देखता है तो आपकी सीरियस बातों को भी वो ज़रूर समझेगा। और आप लोगों के चलते या इस पॉडकास्ट के चलते अगर 100, 200, 500, 1000 लाइफ चेंज होती हैं तो हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो मिलते हैं दोस्तों। चलो जी, बाय बाय।